हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के भाई? कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? चलिए तो फटाफट जल्दी से आ जाओ और एक बार जल्दी से मुझे बताओ, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? भाई नमस्कार, नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आवाज़ आ रही है मेरी आप सभी लोगों के पास? आप लोग सुन पा रहे हैं सभी लोग? चलिए भाई। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे भाई। जल्दी से फटाफट आ जाओ, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को क्या कर देना भाई, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सेशन को सभी लोग क्या कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा कि मध्य निषेध सिपाही का पेपर आप लोग पता है जून में होना है। ऐसे में आप लोग 100 बैच से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये बैच लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। और यहां से आप क्या करेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस से अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए लाइव में भी वही आपको पढ़ाया जाता है और रिकॉर्डेड में भी आपका फॉर्मेट वही रहता है। तो यहाँ पे आपको जो न्यू बैच है, जो मध्य निषेध का न्यू बैच आपके सामने आएगा, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस बैच को लेते हो तो न्यू बैच भी आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस पे आपको रिकॉर्डेड, ये वाला 100 बैच है, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और जो इसकी लाइव क्लासेस है ये भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपके आप क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। और पीवाईक्यू ऑल बिहार पुलिस एग्जाम के आपको पीवाईक्यू यहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से बना सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग डेमो लेना चाहते हो तो 1 रुपए का आप स्टार्ट ट्रायल यहाँ पे कर सकते हो। 1 रुपए में आपको यहाँ पर डेमो मिल जाएगा, ठीक है। 1 रुपए में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डेमो मिल जाएगा। तो आप ट्रायल 1 रुपए का यहाँ पे ट्रायल लेके आप कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा ऑटो रिन्यू लगा रहता है, तो आप ट्रायल ले लीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो आपकी कंटिन्यू कीजिए, वरना आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन लो और रिफंड पाओ, ठीक है। आप सिलेक्ट हो जाते तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी, ठीक। लेकिन याद रखिएगा, जब आप बैच लें तो कूपन कोड बाहुबली जरूर लगाएं, BAHUBALI। जब आप बैच लें तो कूपन कोड क्या लगाएं भाई, बाहुबली जरूर कूपन कोड लगाएं, ठीक है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ये वाला टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। और जो क्लासेस की नोटिफिकेशन वगैरह होता है वो सारा का सारा यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो भी सारा का सारा नोटिफिकेशन ये आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा भाई, ठीक है। सारा का सारा नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट आ जाइए भाई और सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई, जिन लोगों ने नहीं किया हो, ठीक है। चलिए तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और याद रखिएगा कि 1 रुपए में यानी एक सब्सक्रिप्शन पे आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, यूपी बिहार, ये सारे एग्जाम कवर कराए जाएंगे। सारे एग्जाम की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्रिहेंसिव नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा, बताइए। जल्दी से आंसर करेंगे फास्ट फटाफट सभी लोग। पहला क्वेश्चन ये रहा। यहां पे कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। यानी प्रद्योत, उदयन, प्रसन्नजीत और अजातशत्रु। यहां पे आपको बताना है कि जो शासक है और किस साम्राज्य के ये शासक थे। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, आपका प्रज्ञोत, तो प्रज्ञोत की बात करूं मेरे भाई, तो ये शासक कहां के थे, अवंती के शासक थे। यानी पहले का क्या हो जाएगा, पहले का आपके सामने सी हो जाएगा। उदयन की बात करता हूं तो मेरे भाई ये कहां के शासक थे, तो ये अवस्त के शासक थे। यानी बी का क्या हो जाएगा मेरे भाई, दूसरे का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी दूसरे का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरे की अगर मैं बात करता हूं तो प्रसन्नजीत आपके कौशल नरेश थे यहां पर, तो तीसरे का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चौथा अजातशत्रु, तो आप लोग जानते ही ये मगध के थे, तो चौथा आपका क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। तो आंसर आप देखोगे यहां पे तो सेकंड राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। सेकंड करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड राइट ऑप्शन आपके सामने यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने यहां पर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आइए भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सबसे पुराना जीवित जैन ग्रंथ कहा जाता है। 14 उपवास, 12 उपांग, 14 पूर्वा और 12 अंग, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सबसे पुराना जीवित जैन ग्रंथ कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। अगर मैं बात करूं जैन धर्म के बारे में, किसके बारे में मेरे भाई, जैन धर्म, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे सर इनके संस्थापक का नाम था, याद रखिएगा, ऋषभदेव। क्या नाम था मेरे भाई, जैन धर्म के संस्थापक का नाम था
ऋषभ देव जैन धर्म के कौन थे? तो याद रखिएगा संस्थापक थे। ठीक है, कुल तीर्थंकर कितने हुए जैन धर्म में? तो आप लोग जानते हैं सर, कुल तीर्थंकर कितने हुए? तो याद रखिएगा कुल तीर्थंकर यहाँ पर 24 तीर्थंकर यहाँ पर हुए हैं। और साथ ही साथ में आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरीके से, तीर्थंकर आपके 24 यहाँ पर हुए हैं। और 23वें तीर्थंकर का नाम यहाँ पर क्या है? तो याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है आप लोगों से, 23वें तीर्थंकर। तो 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ, नाम है भाई, याद रखिएगा। और 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? 24वें तीर्थंकर, तो याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर का नाम है आपका, याद रखिएगा मेरे भाई, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी भाषा क्या थी मेरे भाई, इनकी भाषा, किस भाषा में उपदेश दिए गए थे? तो अर्धमगधी या प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए गए थे। अर्धमगधी या प्राकृतिक भाषा में क्या दिए गए थे? तो याद रखिएगा मेरे भाई, उपदेश दिए गए थे। तो निम्नलिखित में से किसे सबसे पुराना जीवित जैन ग्रंथ कहा जाता है? तो किसको कहते हैं भाई? याद रखिएगा, ये कहा जाता है आपका 12 अंग। ठीक है, 12 अंग को यहां पर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे पुराना, याद रखिएगा कि सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा है? सबसे पुराना जैन ग्रंथ, तो सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखिएगा पूर्वो आपका क्या है? सबसे पुराना जैन ग्रंथ है। और जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जैन ग्रंथों को क्या कहते हैं भाई? जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है जैन ग्रंथों को मेरे भाई? तो याद रखिएगा आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो भाई याद रखिएगा आपका आगम कहा जाता है जैन ग्रंथों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए भाई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी पुस्तक का नाम क्या है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों को दोहराया गया है? राष्ट्रपति भवन, हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट, या विंग्स टू आवर होप्स, या कहानी राष्ट्रपति भवन की जर्नी ऑफ द प्रेसिडेंट। हाल ही में जारी पुस्तक का नाम क्या है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों को दोहराया गया है? तो क्या नाम मुझको हो जाएगा भाई? याद रखिएगा, नाम हो जाएगा विंग्स टू ओवर होप्स। याद रखिए क्या नाम हो जाएगा? विंग्स टू आवर होप्स। ठीक है, विंग्स टू आवर होप्स यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए भाई। चौथा क्वेश्चन यहां पर, चौथा क्वेश्चन कह रहा है किस संगठन ने अरे ये क्या हुआ, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? किस संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किए जा रहे दो उन्नत, याद रखिएगा दो उन्नत फ्रिगेंटों में से पहला उन्नत फ्रिगेंट यानी त्रिपुट लॉन्च किया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, मंझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर्स ने, या फिर आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने? बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताओ सारे लोग भाई, फटाफट सभी लोग आंसर बताएंगे भाई। और सेशन को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा भाई सारे लोग, सभी लोग सेशन को क्या कर देंगे भाई? सेशन को शेयर भी कर देंगे भाई। ठीक है, सेशन को सभी लोग क्या कर देंगे? सेशन को शेयर भी कर देंगे भाई। बताओ कि किस संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किए जा रहे उन्नत फ्रिगेंटों में से पहला उन्नत फ्रिगेट यानी त्रिपुट लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है। किसने किया मेरे भाई? तो याद रखिएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने यहां पर लॉन्च किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए भाई। पांचवा क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी? तो मैसूर में थी, तंजौर में थी, हम्पी में थी और बेलूर में थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी? मैसूर, तंजौर, हम्पी और बेलूर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी? मैसूर में थी, तंजौर में थी, हम्पी में थी और वेल्लूर में थी। विजयनगर साम्राज्य, तो याद रखिएगा आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि दिल्ली सल्तनत का समय चल रहा था। किसका चल रहा था? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का समय चल रहा था। और दिल्ली सल्तनत में किसका टाइम चल रहा था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था मेरे भाई? याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के कार्यकाल में याद रखिएगा कि 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई भाई? तो याद रखिएगा विजयनगर की स्थापना हुई, विजयनगर की स्थापना हुई। और कहां पे हुई विजयनगर की स्थापना? तो याद रखिएगा दो भाइयों ने की, एक का नाम था हरिहर
और दूसरे का नाम था बुक्का। एक का नाम था हरियर नाम था मेरे भाई, और दूसरे का क्या नाम था? बुक्का। इसकी राजधानी क्या थी भाई? विजयनगर की राजधानी। तो इसकी राजधानी थी मेरे भाई, याद रखिएगा, हम्पी। और ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो याद रखिएगा, नदी भी आपसे पूछता है तो तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हम्पी राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? हम्पी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और सोचने वाली बात है कि विजयनगर साम्राज्य में एक व्यक्ति भी आया था घूमने के लिए, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से, है ना, जिसका नाम आप लोग को पता होगा, बारबोसा। बारबोसा। तो बारबोसा ये कहां से आया था? तो ये पुर्तगाली था भाई। कौन था ये? याद रखिएगा, पुर्तगाली था। और विजयनगर का उस समय शासक कौन था? तो याद रखिएगा, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय। विजयनगर का शासक उस समय कौन था? तो याद रखिएगा, कृष्णदेवराय था। विजयनगर का शासक कौन था? तो याद रखिएगा, कृष्णदेवराय था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कह रहा है, राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा। भाई सभी लोग सेशन को शेयर कर दो भाई, सारे लोग है, सारे लोग सेशन को शेयर कर दो भाई फटाफट जल्दी से, और पढ़ाई कर लो भाई, है ना। हमेशा याद रखो, निरंतर लगातार पढ़ाई करने से ही सफलता प्राप्त होगी, बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो आप लोग जानते हैं राज्यपाल। मेरे भाई राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्य याद रखिएगा, जो आपका राज्यपाल है, तो राज्यपाल क्या करेगा भाई साहब? राज्यपाल नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा भाई? तो आप लोग जानते हैं राज्यपाल नियुक्ति करता है सीएम की, यानी मुख्यमंत्री की। और मुख्यमंत्री की सलाह पर, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की ही सलाह पर, इसी की सलाह पर क्या होता है? इसी की सलाह पर राज्यपाल क्या करता है भाई साहब? राज्यपाल मंत्री परिषद का गठन करता है। मंत्री परिषद, राज्यपाल मंत्री परिषद की, मंत्री परिषद का गठन करता है, गठन करता है। इसी की सलाह पर, याद रखिएगा, इसी की सलाह पर मंत्री परिषद का क्या करता है भाई? तो याद रखिएगा, गठन करता है। इसी की सलाह पर मंत्री परिषद का क्या करता है? यहाँ पे गठन करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले पर आइए, क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, राज्यों में सरकार के साथ संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? राज्यों में सरकार के साथ संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? बताओ भाई, क्या आंसर यहां पर हो जाएगा? और सेशन को, सभी लोग सेशन को शेयर कर दो भाई, जिन लोगों ने नहीं किया हो। सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को शेयर कर देंगे भाई। चलिए सेशन को शेयर कर दो भाई सारे लोग, सभी लोगों से निवेदन है भाई। बताओ भाई, क्या आंसर यहां पर हो जाएगा भाई? बताओ। बताओ भाई साहब, क्या आंसर यहां पे हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर राइट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा, यानी भाग 6। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? याद रखिएगा, भाग 6। ठीक है, भाग 6। बात समझ में आ गई? 6 पार्ट, भाग 6 यहां पर हो जाएगा कि राज्यों में सरकार के साथ संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो भाग 6 यहां पर संबंधित है। ठीक है, कौन सा संबंधित है? तो याद रखिएगा, भाग 6 यहां पर संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भाग 6 यहां पर आपका संबंधित है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में मेरे प्यारे साथियों नागरिकता है आपके सामने। भाग 2 में आपके लिए क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो याद रखिएगा, नागरिकता आपके सामने भाग 2 में। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अगले क्वेश्चन पे ही, क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वां क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है भाई? याद रखिएगा कि 45वीं कोसपार वैज्ञानिक सभा, जिसमें 60 देशों में से 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, तथा पहली बार इस कार्यक्रम की मेजबानी किस देश द्वारा की गई और कहां पर आयोजित हुई? भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना भाई। बताओ
आंसर बताओ इस प्रश्न का यहां पर क्या हो जाएगा, फटाफट जल्दी से बताएंगे भाई। और सेशन को शेयर कर दो भाई सारे के सारे लोग भाई, जिन लोगों ने नहीं किया हो तो सेशन को क्या कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे भाई सारे लोग। क्या आंसर हो जाएगा भाई, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा बुसान दक्षिण कोरिया। ठीक है, कहां पे हुआ था भाई, तो याद रखिएगा बुसान दक्षिण कोरिया में हुआ था। ठीक है, बुसान दक्षिण कोरिया में हुआ था, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए भाई। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया गया मुस्लिम नागरिकों पर, सभी नागरिकों पर, कुलीन नागरिक या गैर मुस्लिम नागरिकों पर। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया गया था, तो जजिया कर किस पे लगाया गया था भाई, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया गया था, तो जजिया कर किस पे लगाया गया था, मुस्लिम नागरिक पे लगाया गया था, सभी नागरिक पे लगाया गया था, कुलीन नागरिक पर लगाया गया था या गैर मुस्लिम नागरिक पे लगाया गया था। तो जजिया कर लगाया गया था मेरे भाई किस पे, नॉन मुस्लिम सिटीजन्स पे, गैर मुस्लिम नागरिक पे लगाया गया था। ठीक है, याद रखिए किस पे लगाया गया था, नॉन मुस्लिम सिटीजन्स पे लगाया गया था, गैर मुस्लिम नागरिक पे लगाया गया था। तो मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया गया था किस पे, तो याद रखिएगा गैर मुस्लिम नागरिक पर लगाया गया था। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए भाई, 10वां क्वेश्चन। 10वां प्रश्न कह रहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे समुद्री संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन करेगा। तो बात करेंगे मेरे भाई, याद रखिएगा यहाँ पे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता संधि, पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो प्रोटोकॉल। तो याद रखिएगा ये किससे करेगा समझौता, तो मेरे भाई याद रखिएगा राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता संधि से करेगा यहां पर समझौता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ। 11वां क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है यहां पर कि किस संगठन द्वारा हनी मिशन योजना के तहत किसानों, बेरोजगारों, बेरोजगार युवाओं, आदिवासी आदि को मधुमक्खी के बक्से वितरित किए गए, आदि को मधुमक्खी के बक्से वितरित किए गए। सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई, बताओ। बताओ भाई, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा भाई आप कहेंगे सर नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए भाई, 12वां क्वेश्चन कि शाही न्याय पाने के लिए आगरा में जंजीर ए अदल की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा शाहजहां, अकबर, जहांगीर और बाबर। शाही न्याय पाने के लिए आगरा में जंजीर ए अदल की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था। शाही शाही न्याय पाने के लिए आगरा में जंजीर ए अदल की स्थापना किसने की मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा जहांगीर ने। किसने की यहां पर, जहांगीर ने। और जहांगीर ने ही अपने राज्य में क्या तंबाकू पर बैन लगा दिया था भाई, तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था, तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तंबाकू पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो शाही न्याय पाने के लिए आगरा में जंजीर ए अदल की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा जहांगीर ने की। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए भाई, 13 क्वेश्चन कि राज्यसभा की बैठक करने के लिए गणपूत्री क्या होती है, 10 सदस्य, 25 सदस्य, 50 सदस्य या इनमें से कोई नहीं। गणपूत्री यानी कोरम की संख्या यहां पर पूछा गया है कि राज्यसभा में बैठक करने के लिए गणपूत्री की क्या है, कोरम क्या है, 10 मेंबर है, 25 मेंबर है, 50 है या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं मेरे भाई 25 मेंबर, गणपूत्री का मतलब होता है 1/10 मेरे भाई, तो 25 मेंबर यहां पर होने चाहिए, तभी राज्यसभा की बैठक क्या होगी मेरे भाई, याद रखिएगा आगे आपकी बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 14। 14वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दो प्राचीन महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित नहीं था, मल्ल, कौशल, कंबोज और वस्त। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित नहीं था, कौन सा नहीं था भाई बताओ, कौन सा नहीं था, फटाफट जल्दी से बताएंगे भाई। और सेशन को शेयर कर दो भाई जिन लोगों ने नहीं शेयर किया हो, फटाफट जल्दी से। कौन सा प्राचीन महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित नहीं था, तो मेरे भाई याद रखिएगा कौन सा नहीं था, तो कंबोज। कौन सा नहीं था मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा कंबोज यहां पर उत्तर प्रदेश में नहीं था।
15 पर आइए भाई, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो पहला नागरिक किसको कहते हैं भाई? सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि सर राज्य का पहला नागरिक कहते हैं राज्यपाल को कहा जाता है, द गवर्नर को। भाई राज्य का पहला नागरिक किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा राज्यपाल को कहा जाता है, यानी गवर्नर को कहा जाता है। राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? राज्यपाल को कहा जाता है, यानी गवर्नर को कहा जाता है। राज्य का पहला नागरिक कहते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए भाई, 16वां क्वेश्चन कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निछालन के कारण निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी कम उपजाऊ बनती है? मिट्टी कम उपजाऊ बनती है, बताओ क्या आंसर हो जाएगा? चलिए तो बात करेंगे लाल मिट्टी रेड सॉइल, पीली मिट्टी येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, यहां पे ब्लैक सॉइल। यहां पे तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निछालन के कारण निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी कम उपजाऊ बनती है? मिट्टी कम उपजाऊ बनती है तो याद रखिएगा लेटेराइट सॉइल यहां पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? याद रखिएगा लेटेराइट सॉइल यहां पर हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी यहां पर। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निछालन के कारण निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी कम उपजाऊ बनती है? तो याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी यहां पर बनती है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए भाई, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे 70 कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, सर सेटफर्ड क्रिप्स के द्वारा और सर पैंथिंग लॉरेंस के द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, सर मैटकॉफ के द्वारा, सर पैंथिंग लॉरेंस के द्वारा। तो मेरे भाई याद रखिएगा सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का जो सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? तो रेडक्लिफ के द्वारा यहां पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए भाई, 18वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच का समय अंतराल किससे अधिक नहीं है? 6 माह, 4 माह, 6 माह, 1 वर्ष और जो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट है, जो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच का समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो याद रखिएगा भाई 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए भाई? याद रखिएगा 6 माह से अधिक। और आप लोग जानते हैं जी तरीके से, अगर मैं संसद की बात करूं तो संसद आपका किसमें? 79 आर्टिकल में। संसद तीन चीजों से मिलकर बनी है। एक आप कहेंगे सर किससे? तो आप कहेंगे सर राज्यसभा, दूसरा मेरे भाई याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, और तीसरा मेरे भाई याद रखिएगा आपका राष्ट्रपति। तीसरा याद रखिएगा मेरे भाई आपका राष्ट्रपति। तो संसद तीन चीजों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद आपकी तीन चीजों से मिलकर यहां पर बनी है भाई, ठीक है। संसद आपकी तीन चीजों से मिलकर यहां पर बनी है। बात क्लियर है यहां पे? चलो ठीक। राज्यसभा आपका किस आर्टिकल में? तो राज्यसभा आपका आर्टिकल 80 में है। लोकसभा की बात करें आर्टिकल 81 पर है। और राष्ट्रपति आपका किस में आता है? राष्ट्रपति आपका आता है 52 में। राष्ट्रपति आपका किस में आता है भाई? 52 में यहां पर आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए भाई। 19वां क्वेश्चन कह रहा है मंगल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति के लिए किया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। मंगल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति के लिए किया जाता है? बताओ। मंगल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति के लिए किया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो याद रखिएगा अच्छी तरीके से। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर आपके सामने हो जाएगा मैंग्रोव वन। यहां पर क्या हो जाएगा भाई?
मैंग्रोव फॉरेस्ट यहां पर हो जाएगा, मैंग्रोव वन यहां पर हो जाएगा। मंगल शब्द को प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा आपका मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन जो होता है उसके लिए मंगल शब्द का प्रयोग हम लोग यहां पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भाई, क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए कि किस जीव को किसान मित्र के रूप में जाना जाता है? गाय, केंचुआ, बैल, कुत्ता। किस जीव को किसान मित्र के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा जो जीव है जिसको किसान मित्र के रूप में हम लोग जानते हैं भाई, बताओ। देखेंगे कितने लोग इसका आंसर बताते हैं भाई। फटाफट जल्दी से बताएं मेरे भाई, क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बताओ भाई बताओ। क्या आंसर यहां पर हो जाएगा भाई, बताइए फटाफट जल्दी से। तो किस जीव को किसान मित्र के रूप में जाना जाता है? तो आप क्या कहेंगे सर, किसको जाना जाता है? तो आप कहेंगे केंचुए को सर। अरे भाई केंचुआ को तो जानते हैं। किस जीव को किसान मित्र के रूप में जाना जाता है? तो केंचुआ को जाना जाता है भाई। किसको? केंचुआ को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21वें पर आइए भाई कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात। विधान परिषद कितने राज्यों में? 6 राज्यों में विधान परिषद है भाई। याद रखिएगा जो आपका विधान परिषद है मेरे भाई, ये 6 राज्यों में है। इनमें से किस राज्यों में विधान परिषद है, ज्यादा मुझे बताओ। झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य में क्या है? विधान परिषद है। तो विधान परिषद कौन से राज्य में है भाई? तो याद रखिएगा आपके कर्नाटक में। यूपी और बिहार में भी आपकी विधान परिषद है, तो कर्नाटक में भी विधान परिषद है। ठीक है। तो किस राज्य में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो याद रखिएगा आपका कर्नाटक में है भाई। ठीक, कहां पर? आपका कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 22 पर आओ भाई, 22वां क्वेश्चन कि नेचर जियो साइंस में प्रकाशित शोध ने ऑक्सीजन के एक नए रूप के उत्पादन का खुलासा किया है। गहरे समुद्र तल पर खोजे गए ऑक्सीजन के नए रूप को क्या कहा जाता है? डीप ऑक्सीजन, सबमरीन ऑक्सीजन, अबिसाल ऑक्सीजन और डार्क ऑक्सीजन। बताओ। और डार्क ऑक्सीजन, बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा। आराम से पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में पढ़ रहे हो, आराम आराम से पढ़ो भाई। हाँ भाई। बताओ बताओ। नेचर जियो साइंस में प्रकाशित शोध ने ऑक्सीजन के एक नए रूप के उत्पादन का खुलासा किया है। गहरे समुद्र तल पर खोजे गए ऑक्सीजन के नए रूप को क्या कहा जाता है? नए रूप को क्या कहा जाता है? बताओ भाई क्या कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं भाई इसको? तो याद रखिएगा अच्छी तरीके से, इसको कहा जाता है डार्क ऑक्सीजन भाई। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? डार्क ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है इसको भाई, डार्क ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए भाई, 23वां क्वेश्चन पे कि किस प्रकार की मृदा उत्तर प्रदेश के गंगा मैदान में पाई जाती है? बांगर मृदा, खादन मृदा, विकल्प 1 और 2 दोनों, और 1 और 2 कोई नहीं। किस प्रकार की मृदा उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में पाई जाती है? किस प्रकार की मृदा उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में पाई जाती है? किस प्रकार की मृदा उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में पाई जाती है? तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो बांगर सॉइल भी मिलती है और खादर सॉइल भी मिलती है, यानी दोनों ही मिलती है भाई। ठीक है, बांगर सॉइल भी मिलती है और खादर सॉइल भी मिलती है। तो किस प्रकार की मृदा उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में पाई जाती है? तो बांगर सॉइल भी पाई जाती है और खादर सॉइल भी पाई जाती है, दोनों ही सॉइल यहां पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए भाई, 24 यहां पर
कि निम्नलिखित में से किस वन अधिनियम ने भारत के वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वनों में विभाजित किया, और ग्रामीण वनों में क्या किया? विभाजित किया। और ग्रामीण वनों में क्या किया? विभाजित। क्या आंसर हो जाए इस क्वेश्चन का? क्या हो जाएगा आंसर इसका? कि निम्नलिखित में से किस वन अधिनियम ने भारत के वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वनों में विभाजित किया है? तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे कि सर फॉरेस्ट एक्ट 1878। क्या कहोगे यहाँ पे? फॉरेस्ट एक्ट 1878 भाई साहब। तो निम्नलिखित में से किस वन अधिनियम ने भारत के वनों को आरक्षित और संरक्षित और ग्रामीण वनों में विभाजित किया है? तो फॉरेस्ट एक्ट है, जो कि 1878 का यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25वें पर आइए भाई। 25वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे और बोरीवली के बीच यात्रा का समय घटाकर 12 मिनट करने के लिए रुपए की लागत वाली ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना का उद्घाटन किया है। तो कितने करोड़ रुपए? याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका 16600 करोड़। ठीक है, 16600 करोड़ रुपए का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए भाई। 26 कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, आपका राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, आपका राष्ट्रपति यहां पर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए भाई, कि स्वतंत्र भारत के संविधान की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था, इसे किस नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना, पूना समझौता, वेवेल योजना या अगस्त प्रस्ताव। स्वतंत्र भारत के संविधान की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं मेरे भाई अगस्त प्रस्ताव के नाम से, अगस्त ऑफर। याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के संविधान की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था, इसे किस नाम से जानते हैं? तो अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा अगस्त ऑफर के नाम से इसको जाना जाता है। 28 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 28। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे बड़ी शहरी आबादी है? लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे बड़ी शहरी आबादी है? तो सबसे बड़ी शहरी आबादी की बात करेंगे तो मेरे भाई याद रखिएगा, आपका गाजियाबाद राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे बड़ी शहरी आबादी है? तो याद रखिएगा गाजियाबाद की है भाई। किसकी सबसे बड़ी शहरी आबादी है? तो याद रखिएगा आपकी गाजियाबाद की है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित मैंग्रोव वनस्पति भारत में सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित मैंग्रोव वन या मैंग्रोव वनस्पति भारत में सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित मैंग्रोव वनस्पति भारत में सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित मैंग्रोव मैंग्रोव वनस्पति भारत में सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा आपके पश्चिम बंगाल में भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय सही ढंग से मेल नहीं खाता है? धार्मिक संग्रहालय आगरा, वाणिज्य संग्रहालय गोरखपुर, भूगोल संग्रहालय सहारनपुर और वनस्पति संग्रहालय जौनपुर। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय सही ढंग से मेल नहीं खाता है?
धार्मिक संग्रहालय आगरा, वाणिज्य संग्रहालय गोरखपुर, भूगोल संग्रहालय सहारनपुर, वनस्पति संग्रहालय जौनपुर। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो मेल कौन सा नहीं खा रहा है भाई, तो आपका भूगोल संग्रहालय जो सहारनपुर में है ना, ये नहीं है भाई। ठीक है, चलिए बाकी सारे स्थित है। 31 पर आइए भाई। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं भाई? देखो, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा मेरे भाई, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वन में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वन में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय कटीले वन में। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो याद रखिएगा आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। ठीक है, याद रखिएगा ट्रॉपिकल आपका इसमें पाया जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, ठीक है भाई, चलो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 32। 32वें क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्य का मुख्यमंत्री और उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो आप लोग जानते हैं कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा? इनके कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 33 पर आइए भाई, 33वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है? तो बाउल है, कजरी है, बोली है और नाच है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है? उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है तो याद रखिएगा कजरी है भाई। ठीक है, कजरी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है? तो याद रखिएगा आपका कजरी है। ठीक है, 34 पर आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 34। एशियाई विकास बैंक यानी एडीपी ने कितने भारतीय शहरों में अपशिष्ट प्रबंध और स्वच्छता में सुधार के लिए 200 मिलियन डॉलर मंजूर किए हैं? तो बात करेंगे मेरे भाई 50, 75, 100 और 125। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 100 मिलियन डॉलर को क्या किए हैं? यहां पर मंजूर किए हैं। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक एडीपी ने कितने कितने भारतीय शहरों में अवशिष्ट प्रबंध और स्वच्छता में सुधारों के लिए 200 मिलियन डॉलर मंजूर किए? तो याद रखिएगा 100। ठीक है, चलिए याद रखिएगा 100 शहरों के लिए। कितने के लिए? 100 शहरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 पर आइए भाई, 35वें क्वेश्चन पर। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? मगध, कौशल, अंग और मत्स्य। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा भाई साहब, हम इसको किस रूप में जानते हैं? तो मगध के रूप में जानते हैं। ठीक है, मगध। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को किस रूप में जानते हैं? तो भाई याद रखिएगा मगध के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है। बरसाने की होली के साथ बरसाने की होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, दूध, पत्थर और लाठी। भाई साहब अभी होली का त्योहार भी आने वाला है। क्यों? होली तो शुरू हो चुकी है, आज से ही होली लोग खेलने लगे। कल भी होली खेली जाएगी, परसों भी। आज 2 तारीख है, कल 3 को होली होगी, 4 को तो फिर है ही। ठीक है, तो बरसाने की होली किसके साथ खेली जाती है? तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। सर बरसाने की होली लाठियों के साथ खेली जाती है ना, लट्ठमार होली होती है बरसाने में भाई। लट्ठमार होली होती है कहां पर? आपकी बरसाने पे। क्वेश्चन नंबर 37। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। राजा मानसिंह वह अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान ए खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खां के पुत्र थे। मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है भाई? बताओ कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है? और भाई सेशन को शेयर भी कर लो यार।
सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को शेयर भी कर दो भाई, फटाफट जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दीजिए मेरे भाई। सेशन को शेयर भी कर दीजिए, सभी लोगों से निवेदन है भैया। चलिए, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट ऑप्शन आपके सामने। आप कहेंगे सर राजा मान सिंह भाई अकबर के वित्त मंत्री थे, नहीं, राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री में से नहीं थे। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, इसको आप लोग याद रखिएगा, राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 38 पर आइए, 38वें क्वेश्चन पर। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे भाई। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 39 पर आइए भाई, 39वें क्वेश्चन पर। वह तूफान कौन सा है जिसके ताइवान के उत्तर पूर्वी तट पर आने की आशंका है? टाइफून गेमी, टाइफून इन्फा, टाइफून हाइसेन और टाइफून लुपिट। तो याद रखिएगा भाई साहब, आंसर क्या हो जाएगा? टाइफून गेमी राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, ठीक है, टाइफून गेमी। क्वेश्चन नंबर 40, अंतिम क्वेश्चन है। 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा? हालांकि 2023 का है मेरे भाई, तो ज्यादा नहीं, विराट कोहली सीट्स पे थे, ठीक है, याद रखिएगा विराट कोहली यहां पर थे, ठीक है। चलिए, तो जो भी बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, जो भी बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहिए, और सबसे सस्ता मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक में मिल रहा है, ठीक है। 1 रुपए का ट्रायल है, आप 2 दिन का ट्रायल ले लो अच्छी तरीके से, ठीक है। लाइव क्लास देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीजें हैं भाई, ठीक है। और पेपर आपका जून में होना है, अच्छी तरीके से जानते हो, तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आपको बैच से जुड़ना है, अगर आपको बैच नहीं मिल पा रहा, तो फिर आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो, 9456954476। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगे भाई, तो मैं आपको बैच का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। 1 रुपए में ट्रायल है, फिर आपका लगभग फीस 429 रुपए 3 महीने की, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। 100 बैच आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, 100 बैच आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही में सिलेक्शन लाओ और रिफंड ले जाओ भाई। जो फीस आपने जमा की है, आपने बढ़िया मेहनत की, आपने पढ़ाई की, आप पास हो गए, आपकी फीस रिफंड हो जाएगी, जितनी भी आपने दी है, ठीक है। तो क्या घाटे का सौदा है? कुछ नहीं है भाई, फायदा ही फायदा है, ठीक है। और साथ ही साथ में पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें भाई, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।